आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग गुणसूत्र के पहले वीडियो भाग 1 को देख लिए होंगे, जिसमें हमने गुणसूत्र का परिचय व गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज इस दूसरी वीडियो में भाग 2 में हम गुणसूत्र के प्रकार व गुणसूत्र के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुणसूत्र एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है क्या। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जो आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक पदार्थ को माता पिता से उसकी संतानों तक ले जाने का कार्य करती है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र सामान्यतः डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन की कुंडलन से बनती है। गुणसूत्र को सर्वप्रथम 1842 में कार्नेल लेगी ने पादप कोशिकाओं में छड़नुमा संरचना के रूप में देखा था, लेकिन तब इसके प्रकृति और इसके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सका, चूंकि जानकारी कम थी। वहीं 1875 में स्ट्रासबर्गर ने स्पष्ट रूप से गुणसूत्र को देखा व उसके बारे में अध्ययन किया, जबकि गुणसूत्र को क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में दिया। गुणसूत्र हमने बात किया कि रासायनिक रूप से हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र में पेलिकिल, मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकुचन, सैटेलाइट जैसे संरचनाएं होती हैं। सबसे मुख्य संरचना इसमें है सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड्स, जिसे हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, आपस में जहां मिलते हैं उस स्थान को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। सेंट्रोमियर के उपस्थिति और उसकी संख्या व इसकी उस उपस्थिति के आधार पे हम गुणसूत्र को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं अपना दूसरा वीडियो, दूसरा भाग, गुणसूत्र। गुणसूत्र है क्या, हमने ऊपर बात किया। अब गुणसूत्र की प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो गुणसूत्र को सेंट्रोमियर के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर। हमने बात किया कि सेंट्रोमियर क्या है, जहां पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलती हैं उस स्थान को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स एनाफेज में अलग हो जाती है, कोशिका विभाजन के एनाफेज में अलग हो जाती हैं। कोशिका विभाजन दो तरह से पूरा होता है, दो स्टेप में, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है। यहीं पे गुणसूत्र चार स्टेपों में अलग अलग संरचनाओं के रूप में देखा जा सकता है। मेटाफेज में सबसे स्पष्ट रूप से हमें गुणसूत्र दिखाई देता है। चार अवस्था होती है कैरियोकाइनेसिस की। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टेलोफेज। ठीक है। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे और सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे दो भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे गुणसूत्र क्या है और उसके कितने प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला, गुणसूत्र पर मौजूद सेंट्रोमियर की संख्या गुणसूत्र के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम वे होते हैं जिनमें क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। हम कह सकते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है, जिस वजह से हमें सेंट्रोमियर नहीं दिखाई देता है। इस तरह के गुणसूत्र को हम एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इस तरह के गुणसूत्र विकिरण के कारण गुणसूत्र विभाजन की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण देखे जा सकते हैं। गुणसूत्र विकिरण के कारण अलग हो जाते हैं। विकिरण जैसे एक्सरे हुआ या बार बार इस तरह से हम लोग देखते हैं, बार बार लोग एक्सरे करवाने जाते हैं, जो कि गुणसूत्र में अचानक से उत्परिवर्तन उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण गुणसूत्र में विभाजित हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, जिससे आने वाली संतानों में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अलग अलग सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। जब हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे तो हम अलग अलग सिंड्रोमों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें क्लासीफेल्टर सिंड्रोम, अलग अलग तरह के सिंड्रोम हैं।
जिसमें अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, तो गुणसूत्र विकिरण के कारण गुणसूत्र में विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से एसेंट्रिक गुणसूत्र का निर्माण होता है। मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या हैं? मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम में वे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें एक सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। सेंट्रोमियर क्या है? हमने ऊपर बात किया कि जहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में आकर मिलते हैं, उस स्थान को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो जहाँ पर एक सेंट्रोमियर होगा, उस तरह के हम गुणसूत्र को, उस तरह के क्रोमोसोम को हम मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम या मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्र अधिकांश जीवों में मौजूद होते हैं। यदि गुणसूत्र के अंत में सेंट्रोमियर स्थित हो तो ऐसे गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक, यदि गुणसूत्र सेंट्रोमियर केंद्र की ओर स्थित हो तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, वहीं टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र वे होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के अंत में मौजूद होते हैं। ठीक है। डाइसेंट्रिक गुणसूत्र क्या है? डाइसेंट्रिक गुणसूत्र, जैसे शब्द से ही हमें पता चलता है कि इनमें दो सेंट्रोमियर उपस्थित होंगे। ये गुणसूत्र एक एक सेंट्रोमियर वाले दो गुणसूत्रों के खंडों के सिरों से सिरे के जुड़ने के कारण बनते हैं। इस तरह के गुणसूत्र को हम डाइसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। डाइसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या होता है? तो दो गुणसूत्र, एक एक सेंट्रोमियर वाले दो गुणसूत्र आपस में आकर मिल जाते हैं, सिरे से सिरे उसके गुणसूत्र के आपस में मिल जाते हैं और दो सेंट्रोमियर के गुणसूत्र को बनाते हैं। इस तरह के गुणसूत्र को हम डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम या डाइसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। इससे उनके एसेंट्रिक टुकड़े नष्ट हो जाते हैं, जिससे डाइसेंट्रिक गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है। हम चौथा देखते हैं, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम या पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र क्या है? तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम वे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं। पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से अधिक सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है। पॉली मतलब बहुत से, सेंट्रिक माने सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम माने गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जिनमें दो या दो से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उस तरह के गुणसूत्र को हम पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चूँकि आप लोग हमें कमेंट करते नहीं हैं, इस वजह से हमारा आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिससे हमें कुछ पता नहीं चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेट होना पड़ता है। लेकिन खैर चलिए, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे आगे से, मुझे पूरा उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि अभी चैनल डेवलपिंग स्टेज में है, इस वजह से आप लोगों की सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। हमने देखा है कि यूट्यूब पे और कई ऐसे जगहों पे बहुत तेज़ी से अभद्र ऐसे कंटेंट को पसंद किया जा रहा है, जिनका हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, वो भी अश्लील, अभद्र, जिनमें बहुत सी गालियाँ होती हैं, वही लोग पसंद कर रहे हैं। जिस वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, चूँकि हम शॉर्ट और रील्स बना नहीं पाते हैं, इस वजह से अध्यापकों को थोड़ा सा निराशा होती है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि आप लोग अगर ऐसे होते तो आप इस वीडियो को नहीं देखते। शुरू करते हैं। सेंट्रोमेयर की स्थिति के आधार पर क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र उपस्थित कहाँ होते हैं। तो ये गुणसूत्र पौधों में आम होते हैं। पौधों पे सामान्य रूप से एकदम किसी भी तरह के पौधों में यह सामान्यतः पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र पौधों में आम बात है। गुणसूत्रों का, इस तरह के गुणसूत्रों का पाना पादप कोशिकाओं में बहुत ही नेचुरल है। ठीक है। दूसरा देखते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्या होता है। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर भी हम गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे संरचना है हमारे सामने। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, जहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रोमियर
बीच से ऊपर की ओर है, ठीक है। और इसकी लॉन्ग आर्म ये हुई, ये दोनों लॉन्ग आर्म है, इसको हम क्यू आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू आर्म भी कहते हैं। जबकि शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म भी कहते हैं। शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं? पी आर्म, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रोमियर है। तो इस तरह के ऐसे गुणसूत्र जहाँ पे केंद्र से सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर स्थित होगा, उस तरह के गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि जब केंद्रक माफ करिएगा, जब गुणसूत्र का सेंट्रोमियर केंद्र से थोड़ा सा ऊपर उपस्थित होगा तो उसे हम मेटासेंट्रिक, और जब मध्य में सेंट्रोमियर उपस्थित होगा तो उसे हम मेटासेंट्रिक, और जब मध्य से थोड़ा सा हट के रहेगा उसे सब मेटासेंट्रिक, और यदि दोनों किनारों पे गुणसूत्र एकदम किनारे पे होगा तो टेलोसेंट्रिक, और कभी कभी यह किनारे से थोड़ा सा हट जाता है मामूली सा, जिससे इसका अवलोकन करना कठिन होता है, तो उसे हम टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह से 4 गुणसूत्र होते हैं। हम थियरी देखेंगे तो अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मेटासेंट्रिक गुणसूत्र क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के बीच केंद्र में होता है। हमने बात किया था अभी कि मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में क्या होता है, सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के बीच में केंद्र में स्थित होता है। हम ऊपर चित्र को देखते हैं, ये रहा हमारे सामने मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है। तो इसका सेंट्रोमियर कहाँ है? एकदम दोनों भुजाओं के केंद्र में स्थित है। तो इस तरह के गुणसूत्र को हम मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहेंगे। यदि यही सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा सा हट जाता है तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। ये रहा हमारा सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, ठीक है। यह गुणसूत्र वी आकार प्रदान करता है। यह गुणसूत्र को वी आकार प्रदान करता है, जो एनाफेज के दौरान देखा जाता है। इस गुणसूत्र की भुजाएं लंबाई में लगभग बराबर होती है। मेटासेंट्रिक में यदि सेंट्रोमियर जाहिर सी बात है केंद्र में स्थित होगा तो इसकी भुजाओं की लंबाई बराबर ही होगी। कुछ कोशिकाओं में 2 एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों के संलयन से मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों का निर्माण होता है। सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र क्या है? हमने बात किया था कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की भुजाएं लंबाई में असमान होती हैं, क्योंकि इसका सेंट्रोमियर केंद्र से थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका सेंट्रोमियर उपमध्य में स्थित होता है, चूंकि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे यह सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहलाता है। यह एल या जे आकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र या टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमोसोम के अंत की ओर स्थित होता है, ठीक है। जैसे हम बना दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये गुणसूत्र है, तो इसका एकदम केंद्र की तरफ यहां पे, ठीक है, एकदम अंत में टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या है? सेंट्रोमियर जो एकदम अंत में स्थित होता है। तो ये सेंट्रोमियर, ये इस हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया। और इस तरह के गुणसूत्र को हम टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इसके कारण टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र को राजशाही प्रकार के गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि राजशाही गुणसूत्र हम किसे कहते हैं, तो टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र को राजशाही प्रकार का गुणसूत्र भी कहा जाता है। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर एकदम अंत में स्थित होता है, एकदम आखिरी किनारे पे स्थित होता है क्रोमोसोम की, और टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र मनुष्यों में उपस्थित होते हैं। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मनुष्यों में, माफ करिएगा, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। सब टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या है? सब टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है जो केंद्र की तुलना में अंत के करीब स्थित होता है। हमने बात किया था कि अंत से थोड़ा सा पहले स्थित होगा, जिस वजह से इसका अवलोकन करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम किताबों में सब टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र के बारे में अध्ययन भी नहीं करते हैं,
सिर्फ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और होलोसेंट्रिक के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको भी इंक्लूड किया है। तो सब टेलोसेंट्रिक में होता क्या है कि जस्ट जैसे हमने मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में देखा कि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर स्थित हो जाएगा सेंट्रोमियर, तो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, थोड़ा सा उसी प्रकार से टेलोसेंट्रिक में थोड़ा सा केंद्र की ओर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसका अवलोकन करना मुश्किल होता है। इस तरह के गुणसूत्र को हम टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र या टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र के बारे में। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का स्थान सब टर्मिनल होता है। इसमें गुणसूत्र की पी आर्म, जिसे छोटी भुजा हम कहते हैं, छोटी हो जाती है, जिससे इसका निरीक्षण करना कठिन हो जाता है। होलोसेंट्रिक में क्या होता है? होलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की पूरी लंबाई से होकर गुजरता है। यह गुणसूत्र पादप जगत एवं जंतु जगत के जीवों में और उनकी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या होता है कि सेंट्रोमियर केंद्र से ऊपर की स्थित ओर स्थित हो जाता है। जैसे ये हम छोटी भुजा बना ले रहे हैं, ये छोटी भुजा है, तो सेंट्रोमियर उसका कहाँ स्थित है? हम देख रहे हैं कि मध्य से थोड़ा सा ऊपर। रुकिए, हम एक बार स्पष्ट बना ले रहे हैं। ये रहा हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस तरह के गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। और होलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होता है? होलोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की पूरी लंबाई से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे सेंट्रोमियर हम बना ले, एक तरह से होलोसेंट्रिक गुणसूत्र हम बना ले रहे हैं। जैसे ये होलोसेंट्रिक गुणसूत्र हो गया, तो इसका सेंट्रोमियर जो है, हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे कि इसका सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किस भाग पे है। ठीक है, हम इसका अंदाजा आकलन नहीं कर सकते हैं कि होलोसेंट्रिक का सेंट्रोमियर किस तक स्थान पे स्थित है। इस तरह से गुणसूत्र को हम होलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि हमें इसका अंदाजा नहीं होता है कि सेंट्रोमियर कहाँ पे है, कहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स आके मिल रही हैं। तो इस तरह के गुणसूत्रों को हम होलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। एक बार संरचना को हम फिर से देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये रहा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में क्या है कि इसकी सेंट्रोमियर एकदम ऊपर की ओर, शॉर्ट आर्म बहुत ही छोटा होता है। इसका पी आर्म, जिसे हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, यह बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरह के गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, जिसमें सेंट्रोमियर छोर से ठीक नीचे स्थित होता है, या हम कह सकते हैं केंद्र से एकदम ऊपर की ओर स्थित होता है, जिससे इसकी छोटी भुजा बहुत ही छोटी व लंबी भुजा थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। इस तरह के गुणसूत्र को हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, जबकि मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर ठीक केंद्र में स्थित होता है, जिससे इसकी दोनों लंबाई, शॉर्ट आर्म और पी आर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई लगभग इक्वल होती हैं। और वहीं सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित होता है। इस वजह से इसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, चूंकि केंद्र से थोड़ा सा ऊपर होता है। और टेलोसेंट्रिक में एकदम किनारे पे गुणसूत्र होता है, इस वजह से हम इसे टेलोसेंट्रिक, टेलो का अर्थ ही है, टेल का अर्थ ही है पूंछ, आप लोग जानते ही होंगे। तो टेलोसेंट्रिक इस वजह से कहा जाता है चूंकि एकदम सेंट्रोमियर किनारे पे स्थित होता है। और ये गुणसूत्र का हमारे सामने संरचना है। यहाँ पे सेकेंडरी संकुचन हो जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह के गुणसूत्र को हम सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम या सैट गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर के अलावा एक और संकुचन हो जाता है। सेंट्रोमियर को हम प्राथमिक संकुचन कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जब सिस्टर क्रोमेटिड्स पे एक संकुचन और हो जाता है, तो उस तरह के गुणसूत्र को हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के दौरान जिस गुणसूत्र का उभरा हुआ भाग जिसे दिखाई देता है, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट पे
जीन होता है जो कि केंद्रक के निर्माण में सहायक होता है, केंद्रक के लिए कोडिंग करता है। ठीक है, तो हमने ये पूरा देख लिया। अब हम कार्य को देख लेते हैं। इसके अलावा दो और प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिसे हम विशेष गुणसूत्र कहते हैं। विशेष गुणसूत्रों में पहला है पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन गुणसूत्र, और दूसरा है लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम, लैम्प ब्रुस गुणसूत्र। इसके बारे में हम अगले वीडियो में भाग 3 में देखेंगे, चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विशेष गुणसूत्र स्पेशल क्रोमोसोम को हम भाग 3 में देखेंगे। तो पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है और लैम्प ब्रुस गुणसूत्र क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, हम भाग 3 में देखेंगे। यहाँ पे हम गुणसूत्र का कार्य देखेंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे, जिससे हम कुछ कमियां होंगी तो उसे सुधारेंगे और आने वाले वीडियो में आप लोगों को जिससे समस्या नहीं हो। ठीक है, गुणसूत्र का कार्य देखते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। चूंकि गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है, जीन, संपूर्ण जीन को हम जीनोम कहते हैं। यदि हम मनुष्यों के बारे में बात करें तो मनुष्यों में लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि हम जीन की संख्या के बारे में, गुणसूत्र की जीन की संख्या के बारे में बात करें तो जीन की संख्या किसी भी जीवों की जटिलता को, जीवन जटिलता को नहीं दर्शाती है। जैसे किसी प्रोटोजोवन में लगभग 1600 की संख्या में जीन उपस्थित होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रोटोजोआ पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा के जीवों से अधिक उन्नत है। ठीक है, तो जीन कभी ये नहीं दर्शाते हैं कि जीन जहाँ पे अधिक होंगे तो वह जीव उन्नत होगा, जहाँ पे कम होंगे वह जीव कम उन्नत होगा। तो जीन से जीवों के विकास का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। चूंकि गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है, जीन ही आनुवंशिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब माता पिता से संतानों में ले जाने का कार्य करता है। गुणसूत्र जीवों की उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है और इसका नियमन करता है। जैसे पॉलीटीन गुणसूत्र में ऐसी साइट उपस्थित होती हैं जहां पे आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, चूंकि यह आकार में बड़े होते हैं। इसमें अलग कई क्रोमेटिड्स, क्रोमेनिमेटा उपस्थित होते हैं, इस वजह से हम इसे पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन से भिन्न भिन्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। हमने बात किया था, कभी कभी अधिक एक्सरे या विकिरण के संपर्क में आने से गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन हो जाता है, या कभी कभी संतानों में गुणसूत्र की संरचना और संख्या में परिवर्तन के कारण अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। अलग अलग सिंड्रोम भी हो सकता है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लासीफिल्डर सिंड्रोम आदि प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की शारीरिक दशा व उनके सामान्य लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जेनेटिकली बीमार होते हैं। गुणसूत्र डीएनए को उलझने और क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि गुणसूत्र में होता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से डीएनए का कुंडलन होता है और यह कुंडलन से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र डीएनए को उलझने से बचाते हैं, और उलझेगा नहीं तो क्षतिग्रस्त नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो गुणसूत्र डीएनए को उलझने और क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये इसका चौथा कार्य हो गया। हिस्टोन व गैर हिस्टोन प्रोटीन अभिव्यक्ति एवं नियमन में मदद करते हैं। वहीं छठवां है, गुणसूत्र पर स्थित जीन प्रोटीन के लिए सटीक कोडिंग का कार्य भी करता है। प्रोटीन निर्माण के लिए जीन कोडिंग का भी कार्य करता है। गुणसूत्र में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में गैर हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, जबकि अधिकांशतः हिस्टोन प्रोटीन ही होता है। हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए पूरी तरह से लपेट लेता है। जो संरचना बनती है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं,
और उस न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग से गुणसूत्र का निर्माण होता है। जैसे हम प्रोटीन का निर्माण संरचना बना ले रहे हैं, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये रहा डीएनए, इसके चारों तरफ इस तरह से डीएनए इसे घेर लेता है, ठीक है। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसी से, इसके पैकेजिंग से गुणसूत्र का निर्माण होता है। हम आज जब आगे पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग तो इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 में विशेष गुणसूत्र के साथ। विशेष गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, हम यहीं भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पॉलीटीन गुणसूत्र और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम या लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, ये सामान्य गुणसूत्र से आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।